हेलो दोस्तों, वीकेंड आ गया है और हमने सोचा कि आज के आपके वीकेंड को भी क्यों ना एक अच्छे लर्निंग सेशन में कन्वर्ट किया जाए और आपको कोई एक नई चीज के बारे में बताया जाए जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मान लो कोई कंपनी आके आपको बोलती है कि अगर आपके पास एक शेयर है तो उसके बदले अब आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। मतलब कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आपके टोटल शेयर 10 हो जाएंगे। अगर आपके पास दो शेयर थे तो आने वाले टाइम में आपके टोटल शेयर 20 हो जाएंगे। इसका आपके ऊपर क्या इंप्लीकेशन पड़ेगा, और इस टर्म को हम बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट। कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट कब करती है, उसका क्या फायदा होता है। और जैसे कि रिसेंट के टाइम में न्यूज निकल के आई है आइशर मोटर्स को लेके कि आइशर मोटर्स ने बोला है कि वो अपने स्टॉक्स को 1:10 रेशियो में स्प्लिट करने वाली है। तो उसका इंप्लीकेशन आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है एज ए इन्वेस्टर, और क्या आपको अभी आइशर मोटर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए एक नई सीरीज जिसका नाम है ग्रो स्टॉक स्पॉटलाइट, जहां पे हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो रिसेंट के टाइम में काफी स्पॉटलाइट में चल रहा है और जिसका नाम है आइशर मोटर्स। इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखेंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे ताकि कम टाइम में आपको एक मैक्सिमम लर्निंग मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बहुत जल्दी मैं बात करता हूं आइशर मोटर्स के बिजनेस के बारे में। तो उसके ऊपर हमने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पूरा एनालिसिस किया था आइशर मोटर्स के बारे में। हमने बात की थी उसकी हिस्ट्री के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे आप जाके वो पूरी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू बता देता हूं इस कंपनी के बारे में कि सिद्धार्थ लाल ने जब इस कंपनी को ओवरटेक किया था, उन्होंने पूरी डेस्टिनी चेंज कर दी थी आइशर मोटर्स की। जब ये कंपनी एक टाइम पे 15 बिजनेस में ऑपरेट करती थी, अभी रिसेंट के कुछ टाइम पहले से ये कंपनी सिर्फ 2 बिजनेस में ऑपरेट करती है। और इनके जो 2 मेन बिजनेस हैं, सबसे पहले बिजनेस की बात करता हूं तो मोटरसाइकिल बिजनेस, जिसका आपने रॉयल इनफील्ड के बारे में सुना होगा, जिसने पूरे इंडिया के ब्रांड को ये आइशर मोटर्स ऑन करता है। अगर हम बात करें आइशर मोटर्स के टोटल रेवेन्यू का, तो इनका 80% ऑफ द टोटल रेवेन्यू मोटरसाइकिल सेगमेंट से निकल के आता है और बचा हुआ 20% रेवेन्यू वो इनका कमर्शियल व्हीकल से निकल के आता है, जहां पे इनका जॉइंट वेंचर है वोल्वो के साथ। दोस्तों, ये तो बात की मैंने इसके बिजनेस की। अब मैं बात करता हूं उस पर्टिकुलर न्यूज की जिसकी वजह से आइशर मोटर्स अभी स्पॉटलाइट में चल रहा है, और इस न्यूज का नाम है स्टॉक स्प्लिट। तो दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट क्या है और आइशर मोटर्स ने स्टॉक स्प्लिट के बारे में अपना अनाउंसमेंट क्यों किया। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी एक कंपनी ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो वो एक पर्टिकुलर शेयर प्राइस पे अपना आईपीओ लेके आती है, जिसके बाद उस पर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। अब मान लो कि एक कंपनी अपना आईपीओ लेके आई थी 500 रुपए पे, उसके बाद वहां पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसके बाद कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, हर 5 साल के बाद वो डबल होती रहती है, और कुछ सालों के बाद, अब मान लो कि कुछ सालों के बाद उसका शेयर प्राइस 500 से बढ़ के 5000 या 10,000 पे चला जाता है। तो जैसे कि किसी कंपनी का जब शेयर प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है तो उसमें थोड़ा सा लिक्विडिटी कम हो जाती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आइशर मोटर्स के केस में लिक्विडिटी कम है, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक जो अभी 20 या 25,000 रुपए पे ट्रेड करता है और एक सेम लेवल का स्टॉक जो 500 या 1000 रुपए पे ट्रेड करता है, तो दोनों की लिक्विडिटी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। क्योंकि एक कॉमन इन्वेस्टर शायद 20 या 25,000 का शेयर नहीं बाय कर पाएगा, लेकिन वो शायद इंटरेस्टेड होगा उस पर्टिकुलर कंपनी को बाय करने के लिए। अगर उसका वही शेयर प्राइस उसको 500 या 1000 रुपए की रेंज में मिल जाए, तो वहां पे ऐसे इन्वेस्टर के साथ साथ और भी ऐसे बहुत से इन्वेस्टर आ जाएंगे जो उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीदना चाहेंगे। जिसके चलते आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सी कंपनीज अपने स्टॉक को स्प्लिट कर देती हैं और नॉर्मली एक रेंज में रखने का ट्राई करती हैं, ताकि वो हर इन्वेस्टर के लिए फिजिबल हो सके उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आइशर मोटर्स की, तो आइशर मोटर्स का करंट शेयर प्राइस 20,000 से ऊपर का है। अगर वहां पे आपको 2 या 3 शेयर भी खरीदने हैं तो आपको 50,000 या 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है किसी भी कॉमन इन्वेस्टर के लिए। अब मान लो कि अगर यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट हो जाता है, तो अगर ये पूरे एक शेयर की जगह 10 शेयर दे देते हैं सारे इन्वेस्टर्स को, तो ये 20,000 का जो शेयर है उसका प्राइस कम होके 1:10 हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई भी कंपनी अपने स्टॉक स्प्लिट करती है तो जिस रेशियो में अपने स्टॉक्स को स्प्लिट करती है, नॉर्मली उस रेशियो में उसका प्राइस कम हो जाता है। अब मान लो कि अगर मैं आइशर मोटर्स की बात यहाँ पे करता हूँ इस पर्टिकुलर केस में, इसका शेयर प्राइस करंटली 20,000 है। अब यहाँ पे आइशर मोटर्स ने बोला कि अपने स्टॉक्स को स्प्लिट करना चाहते हैं 1:10 रेशियो में, तो यहाँ पे इनके फेस वैल्यू कम हो जाएगी। फेस वैल्यू कम होने के चलते जो इसका शेयर प्राइस है वो 10 गुना कम हो जाएगा। मतलब कि 20,000 से गिर के सीधा ये पर्टिकुलर शेयर 2,000 रुपीज पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लो कि ये पर्टिकुलर शेयर 2,000 की रेंज में आ जाता है, तो शायद और बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और जब यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो शायद यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ा सा बढ़ सकता है। ये एक अजम्पशन है कि लिक्विडिटी बढ़ सकता है, लेकिन वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि इसका लिक्विडिटी के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ता है।
अब दोस्तों जब भी स्टॉक स्प्लिट की बात चलती है तो बहुत से लोग बोलते हैं कि जैसे एक एग्जांपल देते हैं टेस्ला का, कि यूएस की कंपनी है टेस्ला, जब उन्होंने अपना स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था उसके बाद वो कंपनी 50% के आसपास ऊपर जा चुकी है। तो क्या आयशर मोटर्स भी उतना ऊपर जाएगी जब इसका स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा? तो दोस्तों इसके ऊपर मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा जो शायद बहुत से लोग नहीं समझ पाते, कि आयशर मोटर्स ने जो अपना स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था वो जून में किया था। मतलब कि मार्केट को जून से पता है कि इसका स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। और अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं यहाँ पे, कि जून से लेके अभी तक आयशर मोटर्स का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 49 to 50% ऊपर जा चुका है। दोस्तों अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करता हूं तो 12 जून वो डेट थी जब आयशर मोटर्स के बोर्ड ने अप्रूव किया था कि वो इसका जो स्टॉक स्प्लिट है उसको मंजूरी दे रहे हैं और आने वाले टाइम में इसका स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा 1:10 रेशो में। और उस टाइम पे इसका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 16,000 रुपीज के आसपास ट्रेड करता था, जो अभी करंटली 21,000 से ऊपर जा चुका है। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप यहाँ पे जाके सिर्फ यहाँ पे अभी पैसा इन्वेस्ट करके और स्टॉक स्प्लिट के बाद पैसा कमा लेंगे तो वो कहीं ना कहीं गलत अप्रोच होगा, क्योंकि शायद मार्केट पहले से प्राइस इन कर चुका है स्टॉक स्प्लिट के बारे में। और अगर यहाँ पे आप सिर्फ एक इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि मैं 10 दिन में एक अच्छा पैसा कमा लूंगा, तो शायद वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं आयशर मोटर्स के, तो अगर आपको अभी तक 20,000 की रेंज में प्राइस बहुत ज्यादा महंगा लग रहा था, महंगा इन टर्म्स कि आप इतना ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे थे, तो अभी आपको ये शेयर 2,000 रुपए की रेंज में मिलेगा। लेकिन अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू 2,000 के रेंज में हो जाएगी, क्योंकि इतने एक्स्ट्रा शेयर्स आ जाएंगे मार्केट के अंदर। तो अभी अगर आप 2,000 की रेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अगर आप उतना पैसा पहले नहीं जुटा पा रहे थे, अब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ, थोड़ा सा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ, थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में आपको बता सकता हूँ, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें कि अगर आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना है 2,000 की रेंज में, तो आपको किस बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको वो चीजें फोकस में रखनी चाहिए, उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, और उसके बाद खुद एक अच्छा एनालिसिस करके उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, एक अच्छे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह। चलिए मैं बात करता हूँ कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में और बात करता हूँ रिसेंट के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, ताकि आपको एज ए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर थोड़ी सी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके, जिसके बेस पे आप एक अच्छा डिसीजन ले सके। दोस्तों आयशर मोटर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन 60,000 करोड़ के आसपास का है। अगर मैं इसके प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करता हूं तो इस पर्टिकुलर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो 45 के आसपास का है। दोस्तों अगर इसके पीई रेशो को कंपेयर करते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ, तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, थोड़ा सा हायर साइड पे है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके रिसेंट के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मैं पिछले एक क्वार्टर की बात करता हूं तो क्वार्टर बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है ऑटो कंपनीज को कोरोना वायरस की वजह से, तो जिसका इंपैक्ट हमें हर ऑटो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम वापस आते हैं आयशर मोटर्स के ऊपर। अगर मैं बात करता हूं इसके रिसेंट के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो इस कंपनी ने जो अपना टोटल रेवेन्यू बताया था वो 818 करोड़ का बताया था। अब मैं इसको कंपेयर करता हूं जून 2019 क्वार्टर के साथ, तब इनका रेवेन्यू हुआ करता था 2300 करोड़ से ज्यादा का, मतलब कि उसके कंपैरिजन में इनका टोटल रेवेन्यू काफी ज्यादा नीचे आया है। वहीं पे मैं बात करता हूं इसके नेट प्रॉफिट की, तो इसका नेट प्रॉफिट जो उन्होंने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में रिपोर्ट किया था वो नेगेटिव 55 करोड़ का रिपोर्ट किया था, मतलब कि इस कंपनी को 55 करोड़ का लॉस हुआ है रिसेंट के क्वार्टर में। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं जून 2019 क्वार्टर के साथ, उस टाइम पे इस कंपनी को 452 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में काफी बुरा परफॉर्मेंस है, लेकिन ये इंपैक्ट हमें कोरोना वायरस का हर ऑटो कंपनीज की क्वार्टरली रिजल्ट में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों एक क्वार्टर का रिजल्ट तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आया और आने वाले टाइम के बारे में हमें पता नहीं है, तो ऐसे केस में हमारे पास एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर हमें काफी ज्यादा फोकस करना चाहिए, और ये इंफॉर्मेशन होती है मैनेजमेंट कमेंट्री। तो मैनेजमेंट आके बताती है अपने इन्वेस्टर्स को कि आने वाले टाइम में वो कैसा होप कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपनी मैनेजमेंट ने बताया आयशर मोटर्स के बारे में, उन्होंने बोला कि लास्ट क्वार्टर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, जिसका इंपैक्ट सारी ऑटो कंपनीज के ऊपर पड़ता है, लेकिन वो काफी ज्यादा होपफुल है कि आने वाले टाइम में जो डिमांड है मोटरसाइकिल्स की और या इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल्स की, वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होने वाली है, और आने वाले क्वार्टर में वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को बता रहे थे कि वो अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं अगर यहाँ पे डिमांड में रिवाइवल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रॉयल इनफील्ड के टोटल वॉल्यूम की कि उन्होंने कितनी यूनिट्स को सेल किया, तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिलता है ऑलमोस्ट 16% का। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आयशर मोटर्स का मोटरसाइकिल सेगमेंट में मार्केट शेयर का, तो इनका मार्केट शेयर अभी भी 5.9% पे है, जो अभी तक फ्लैट चल रहा है, जहां पे हमें कोई भी डिक्लाइन नहीं देखने को मिलता है। अगर हम वहीं पे बात करते हैं 250 सीसी से ऊपर वाली सेगमेंट की मोटरसाइकिल सेगमेंट में, वहां पे आयशर मोटर्स का जो भी मार्केट शेयर है
वो 96% का है। और अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो वो परसेंटेज अभी भी इंटैक्ट है। मतलब कि जो प्रॉब्लम आया है पूरे मार्केट में आया है, इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा दोस्तों आइशर मोटर्स काफी ज्यादा ट्राई कर रहा है एक्सपोर्ट करने का, और अगर उनका एक्सपोर्ट वॉल्यूम देखते हैं रॉयल इनफील्ड का, तो वहां पे भी थोड़ा सा डिप देखने को मिलता है। लेकिन उनका जो ओवरऑल प्लान है अपने एक्सपेंशन करने का बाकी कंट्रीज में, वो काफी ज्यादा इन लाइन है, और आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि वहां पे कुछ इंप्रूवमेंट अगर हमें देखने को मिलती है। लेकिन उसके लिए आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखना पड़ेगा इस कंपनी का, या इसके अलावा आपको हर इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना पड़ेगा कि इस कंपनी उस पर्टिकुलर पैरामीटर में कैसा परफॉर्म कर रही है। क्योंकि मैनेजमेंट बता रहा है कि वहां पे अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस हैं, लेकिन एक्चुअल में वहां पे कैसा परफॉर्मेंस निकल के आता है उसके बारे में तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। दोस्तों एंड में मैं बात करता हूं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, किसकी ओनरशिप में किसके पास कितनी हिस्सेदारी है। तो सबसे पहले जिसका टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो बहुत काफी टाइम से अभी तक कांस्टेंट चलता आ रहा है, जो कि 49.28% के आसपास का है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की, तो वो अभी करंटली 11.94% के आसपास है। और जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है वो पिछले कुछ टाइम में इंक्रीज हुई है आइशर मोटर्स को लेके। मतलब कि म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टमेंट किया है आइशर मोटर्स के अंदर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एफआईआईज की, तो उनके पास इस पर्टिकुलर कंपनी का 26% से ज्यादा का हिस्सेदारी है। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो, जिसमें हम आपको बताना चाहते थे बहुत शॉर्ट फॉर्म में किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, जो भी रिसेंट के टाइम में स्पॉटलाइट में आई हुई है और जिसका नाम था आइशर मोटर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपका क्या व्यू है आइशर मोटर्स के ऊपर। क्या हमें आइशर मोटर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।